जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज आपके साथ उच्च शिक्षा विभाग का जो वार्षिक रिपोर्ट है उसका भाग 2 लेकर आया हूँ। पार्ट ए देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये जो वार्षिक प्रतिवेदन है कहना चाहिए 2021-22 का है। एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस वार्षिक प्रतिवेदन से। सो गाइस आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट बी। पार्ट ए के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें, वहाँ पे आपको पार्ट ए के पूरे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। अब पार्ट बी आज से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि 2021 और 22 में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा के जी क्या अचीवमेंट से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाने, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ उन्हें कौशल विकास पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा शिक्षा संस्थानों को संसाधनों एवं गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर बनाने के उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए विभाग अपने बहुआयामी प्रयासों के माध्यम से दृढ़ संकल्पित है। मतलब कहना चाहिए, ओवरऑल कहना चाहिए, नई शिक्षा नीति में बात ये की गई है रोजगार परक विषयों को बढ़ावा देना, बच्चों को रोजगार से जोड़ने की बात की गई है। इस दिशा में विगत एक वर्ष में किए गए अभिनव प्रयास, अभूतपूर्व उपलब्धियां का एवं नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में विभाग की असाधारण प्रगति को रेखांकित करते हैं। मतलब एक साल में उच्च शिक्षा के द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं, क्या क्या मतलब अचीवमेंट प्राप्त किए गए हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, प्रथम राज्य है। मतलब ये है कि NEP 2020 लागू करने वाला हायर एजुकेशन में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य, उच्च शिक्षा में लागू करने वाला देश में प्रथम राज्य कौन सा है? अपना मध्य प्रदेश है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए 23 सदस्यीय एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया था। जो 2020 NEP है उसको लागू करने के लिए 23 सदस्यीय एक टास्क फोर्स गठित की गई थी। इसके साथ ही 4 सदस्यीय शीर्ष समिति एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय सामान्य प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मतलब 4 सदस्यीय सामान्य प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। अब बात करते हैं कि विभाग का उद्देश्य युवाओं को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना है जो रोजगार प्राप्त कर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। मतलब ये है NEP का मोटो ये है, ऑब्जेक्ट ये है कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना जिससे वो समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सकें। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को अपनी सुविधा के अनुरूप बहुप्रवेश, निकास, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के अवसर प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये है कि अभी इससे 2020 से पहले ये होता था NEP के पहले कि आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो 5 साल के अंदर आपको ग्रेजुएशन करना कंप्लीट होता था। क्लियर। बट अब NEP लागू होने से ये हो गया है कि आप मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं, मल्टीपल एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर 2020 में किए, अगर आपको सेकेंड ईयर 2024 में करना है तो आप 2024 में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको 2024 में सेकेंड ईयर की फिर आपको एग्जिट होना है तो एग्जिट हो सकते हैं। फिर 2026 में आप क्या कर सकते हैं? थर्ड ईयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान है। अगर आप फर्स्ट ईयर पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। अगर आप सेकेंड ईयर पास करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाता है। अगर आप थर्ड ईयर पास करते हैं तो आपको डिग्री प्रदान की जाती है। और जो ग्रेजुएशन है देखा जाए 4 ईयर का हो चुका है, अगर उस 4 ईयर को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री प्रोवाइड की जाती है। क्लियर। तो अभी पहले ये होता था कि अगर मान लो होता हूँ फर्स्ट ईयर कर लिए, सेकेंड ईयर कर लिए और फाइनल नहीं किया तो अपने जो ग्रेजुएशन अपना कोई काम का नहीं रह जाता था। बट NEP लागू होने से ये हुआ है कि आपके जो ईयर हैं, साल हैं, जो वेस्ट नहीं आएंगे। अगर आप सेकेंड ईयर तक कर लिए तो आपको क्या डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर तक कर लिए तो डिग्री मिल जाएगा, और फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि इसमें मल्टीपल एंट्री है और मल्टीपल एग्जिट है।
और इसमें जो कहना चाहिए आपकी जो मूल्यांकन प्रणाली है कहना चाहिए, इसमें जो बच्चों के जो कॉपियाँ जो चेक होते हैं उसमें जो रिजल्ट बनते हैं उसका प्रणाली क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, CBCS है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों को आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को कॉलेजों में देखा जाए फाउंडेशन कोर्स चलता है। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत क्या देखा जाए कि आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ने को मिलता है, स्टूडेंटों को योगा भी पढ़ने को मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, मानवीय मूल्य भी है ना, महिला सशक्तिकरण, जैसे ऐसे बहुत सारे विषयों को बच्चे अपनी रुचि के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ सकते हैं। और NEP लागू होने से ये हुआ है कि बच्चे को फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम में एक मेजर विषय चूज़ करना पड़ता है, 2 माइनर विषय होते हैं, एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। ये बच्चों को लेना कंपलसरी है। पहले क्या होता था कि अपने को कोई 3 जैसे प्लेन BSc करना होता था तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेते थे, बट ऐसा नहीं है। NEP लागू होने से हुआ है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट का बच्चा मेजर मान लो फिजिक्स है, अगर फिजिक्स से बच्चा 3-4 साल डिग्री कंप्लीट किया है तो PG भी वो बच्चा फिजिक्स से ही कर सकेगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट से वो PG नहीं कर सकता। मतलब क्या है, आपका जो मेजर सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट से बच्चा आने वाले टाइम में क्या करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करेगा। अब बात करते हैं विभाग द्वारा विद्यार्थी को प्रारंभिक तौर पर कला संकाय से 27, विज्ञान संकाय से 20, वाणिज्य संकाय से 5, सामान्य वैकल्पिक विषय एवं अन्य संकाय से NCC, NSS और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के चयन का अवसर मिलेगा। साथ में क्या होता है, इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट में बच्चों को फुली फ्रीडम है कि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर चाहे वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट ले सकता है, अगर वो इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो इन्वायरमेंट के ले सकता है, कंप्यूटर के चाहता है तो कंप्यूटर। मतलब कहना चाहिए इलेक्टिव और वोकेशनल के बच्चा टोटल फ्रीडम है, कहना चाहिए टोटली फ्री है कि अपने अकॉर्डिंग वो जो सब्जेक्ट लेना चाहता है वो सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में मेन ऑब्जेक्ट थे। अब बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय प्राचीन ज्ञान संपदा को सम्मिलित किया गया है। इसमें देखा जाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जो प्राचीन इतिहास है, जो अपने साहित्यकार है, रचनाकार हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो उसे उस प्राचीन ज्ञान संपदा को सम्मिलित किया गया है। मतलब जो अपनी राष्ट्रीय धरोहर है उन सबको सम्मिलित किया गया है देखा जाए तो पाठ्यक्रम में। साथ ही राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के रचनाकारों, साहित्यकारों, समाजशास्त्रियों, वैज्ञानिकों एवं प्रतिष्ठित इतिहासकारों से जुड़े प्रेरक व रोचक तथ्यों को भी विद्यार्थी हेतु पाठ्यक्रम में समावेशित किया गया है। मतलब वही है जो अपने साहित्यकार, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उन सब की बायोग्राफी को ही सिलेबस में शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं विद्यार्थी को स्वयं NPTEL ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का भी विकल्प उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि जो स्वयं पोर्टल है, NPTEL है और ओपन यूनिवर्सिटी की साइट्स हैं, उससे बच्चा 40% जो अपना कोर्स है कहना चाहिए वह MOOCs के थ्रू ऑनलाइन ही कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन कर सकता है और ऑनलाइन उसका एग्ज़ाम भी दे सकता है, उसकी सर्टिफिकेट मिलती है। उस सर्टिफिकेट से बच्चा 40% का जो एग्ज़ाम रहता है उसे वहीं पे कंप्लीट कर सकता है ऑनलाइन थ्रू। ठीक है, तो ये NEP में ये भी प्रोवाइड किया है कि आप ऑनलाइन शिक्षा भी ले सकते हैं घर बैठकर। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्य देखने कौन कौन से कार्य हुए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 20 बिंदुओं पर कार्यवाही हेतु तथा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों को समय सीमा में पूर्ण किया है। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो उनको कहना चाहिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्ण किए गए हैं। अब बात करते हैं कि प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के 289 नवीन दूरस्थ अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो भोज यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश, जो ओपन यूनिवर्सिटी है भोपाल में है, उसके द्वारा 289 लर्निंग सेंटर स्थापित किए गए हैं पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो शासकीय कॉलेज हो चाहे अशासकीय कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेजों में उसके लर्निंग सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं।
289, ये डेटा याद रखना। 100 महाविद्यालयों में 282 सर्टिफिकेट एवं 177 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। मतलब ये है कि महाविद्यालय द्वारा जैसे कोई सर्टिफिकेट कोर्स चलाना है तो यूजीसी मतलब हायर एजुकेशन से डिमांड की है, हायर एजुकेशन द्वारा उन्हें परमिशन प्रोवाइड की गई है ना। तो इस प्रकार से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 6 विश्वविद्यालयों व 19 स्वशासी महाविद्यालयों मतलब ऑटोनोमस कॉलेज द्वारा 60 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ MOU की साझेदारी की गई है। मतलब ये है कि 2020 में 6 यूनिवर्सिटी और जो 19 ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं उसमें देखा जाए जो 60 कहना चाहिए जो नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ एक MOU साइन की गई है, जिससे देखा जाए MOU साइन की गई है, जिसमें क्या है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कहना चाहिए, उनके द्वारा मिलकर कार्य करने के द्वारा साझा की गई। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई कॉलेज है किसी कंपनी के साथ MOU साइन करते हैं तो जो उस कॉलेज के विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उस कंपनी में जाके वर्क सीख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 200 महाविद्यालयों के द्वारा शिक्षा में व्यवसाय के संयुक्तिकरण के लिए उद्योग के साथ साझेदारी कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों द्वारा 207 MOU किए गए हैं। अब इसमें दिखाया गया है कि किस किस क्षेत्र में MOU साइन किए गए हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए फार्मा एवं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा साइन किए गए हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही क्या है MP असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराई जा रही है हमारे चैनल के द्वारा कहना चाहिए। आप अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का टेस्ट लगाना चाहते हैं उसमें टोटल 20 टेस्ट हैं। पार्ट A से आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, पार्ट B से 15 टेस्ट हैं जिसमें 9 टेस्ट यूनिट वाइज हैं और 6 टेस्ट कहना चाहिए फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो आप एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ पे आप फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं, आप फ्री में डेमो टेस्ट लगा सकते हैं। और ये 20 टेस्ट का जो चार्जेस है कहना चाहिए वह मात्र बहुत मिनिमम कॉस्ट में 399 रुपीज़ है। अगर आपको हमारे टेस्टों का फीडबैक जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर हमारे टेस्टों का फीडबैक भी देख सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम की भी लिंक दे दी जाएगी, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। अब बात करते हैं नेक मूल्यांकन। नेक भी अपना टॉपिक है, नेक से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है, इस्टेब्लिश ईयर है 1994 में है। तो नेक के द्वारा क्या किया जाता है कि जो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। एक्चुअली नेक का ये काम है। ठीक है, तो नेक के द्वारा देखा जाए वर्तमान में 104 शासकीय महाविद्यालयों एवं 30 निजी महाविद्यालयों नेक द्वारा प्रत्याशित हैं। सत्र 2021-22 में प्रदेश के 6 शासकीय महाविद्यालय के नेक मूल्यांकन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि 2021-22 में कितने महाविद्यालयों का नेक मूल्यांकन हुआ, तो देखा जाए 6 महाविद्यालयों का नेक मूल्यांकन हुआ, जिसमें शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को A+ ग्रेड प्रदान हुआ। वर्तमान में 7 शासकीय महाविद्यालय A ग्रेड प्राप्त हैं। वर्तमान में देखा जाए मध्य प्रदेश में 7 शासकीय महाविद्यालय हैं जो A ग्रेड प्राप्त है। अब इसमें थोड़ा मैं लिटिल बिट करेक्शन करना चाहता हूँ मैं कि जो माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन है, ठीक है, उसको नेक के द्वारा स्टार्टिंग में A+ ग्रेड प्रदान किया गया था, परंतु कॉलेज के द्वारा सेटिस्फाई ना होने की वजह से फिर से एक रिव्यू डाला गया था कि हमारे जो नंबर मिले हैं वो हमें कम मिले हैं, तो रिव्यू एक्सेप्ट किया गया था नेक के द्वारा। ठीक है, तो फिर उसका फिर से एक प्रेजेंटेशन हुआ था बेंगलोर में। उसके बाद नेक के द्वारा A++ ग्रेड प्रोवाइड कराया गया था शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय को। ठीक है, उस ग्रेडिंग में जो आपको पॉइंट मिले थे वो 3.58 पॉइंट मिले थे। ठीक है, तो इस प्रकार से शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। यह पूरे देश में कहना चाहिए शासकीय महाविद्यालयों में एक पहला कॉलेज है जिसे A++ ग्रेड मिला है। MP में तो पहला ही है, पूरे देश में देखा जाए गवर्नमेंट महाविद्यालयों में, गवर्नमेंट कॉलेज में माधव विज्ञान महाविद्यालय क्या है A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में डेटा अपडेट नहीं है।
क्योंकि मैं इसलिए अच्छे से बता पा रहा हूँ माधव विज्ञान महाविद्यालय की, कि मैं वहीं पे पोस्टेड हूँ। ठीक। अब बात करते हैं नवीन महाविद्यालय संकाय विषय पदों का सृजन। उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर संभागों में 11 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। पूर्व से संचालित 5 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय प्रारंभ किए गए हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सब। 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पर 7 नवीन विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 683 शैक्षणिक व 228 अशैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। जन भागीदारी समिति द्वारा स्वीकृति योजना के अंतर्गत एकल एवं द्विसंकीय महाविद्यालयों में शेष संकाय सत्र 2022-23 से आरंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 40 नवीन अशासकीय महाविद्यालयों को प्रारंभ किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए। ये भी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि प्रदेश की जो स्थिति है सकल पंजीयन अनुपात में, क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखा जाए कि क्या है। प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के समान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से 6,55,159 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। 6,55,159 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के सकल पंजीयन अनुपात में 9% की वृद्धि देखी गई है। मतलब कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो 9% की क्या है वृद्धि हुई है 2021-22 में। प्रदेश के 855 अशासकीय महाविद्यालयों में एनसीटीई पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से लगभग 64,735 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं इसमें। AISHE पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की जानकारी अद्यतन करने की मॉनिटरिंग करने हेतु एक नोडल बनाया गया है। इस कार्य के लिए 6 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आप ये विगत 5 वर्षों का नामांकन देख सकते हैं कि नामांकन कैसे अपना बढ़ते जा रहा है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले भी सकते हैं। और अगर इस फाइल को आप चाहते हैं, इसकी PDF फाइल चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वो आपको वहाँ पे इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। साथ में एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर के संपूर्ण नोट्स डले हुए हैं। लाइब्रेरी सेक्शन में जाके आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अध्ययन अध्यापन की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था। कोरोना काल में विषम चुनौतियों के बीच विद्यार्थियों की अध्ययन अध्यापन व्यवस्था बाधित न हो एवं उसे गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक तकनीकी आधारित बनाया जा सके, इस हेतु विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में कोरोना नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई। मतलब ये है कि कोरोना काल में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लगाई गई कॉलेजों में। आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए राशि 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया। महाविद्यालयों द्वारा राशि 28,994 लाख रुपए व्यय किया गया। खेलकूद प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि 176.41 लाख का प्रावधान किया गया। महाविद्यालयों द्वारा राशि 112.57 लाख का व्यय किया गया। ये डेटा है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का क्या योगदान है मध्य प्रदेश में देखा जाए कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में। रूसा का जो इस्टेब्लिशमेंट है देखा जाए 2013 में हुआ। ठीक है, रूसा चरण फर्स्ट में देखा जाए क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में विभाग द्वारा स्टेट हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव प्लान का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें कुल 6 कंपोनेंट सम्मिलित किए गए थे। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक के 5 कंपोनेंट्स में 41 संस्थानों हेतु कुल 215 करोड़ रुपए की राशि का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसमें जो राशि है 215 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट है कि रूसा के प्रथम चरण में कितनी राशि का अनुमोदन किया गया, तो 215 करोड़ रुपए राशि का अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसमें से 211.50 करोड़ की राशि संस्थानों को हस्तांतरित की जा चुकी है, मतलब कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को दी जा चुकी है, एवं 196.37 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 19 महाविद्यालयों में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अन्य कार्य प्रगति पर है।
एक्चुअली में रूसा से जो पैसा मिलता है, ग्रांट मिलता है, उससे महाविद्यालय में होता क्या है? एक्चुअली में महाविद्यालय के क्या है, भवन निर्माण का कार्य होता है, भवन रिपेयरिंग का काम होता है, फिर साथ में कॉलेजों में जो फर्नीचर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, और भी जो प्रैक्टिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब रूसा के पैसे से क्या किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, परचेस किए जाते हैं। अब रूसा चरण 2 स्टेप है ना, रूसा चरण 2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना के 61 संस्थानों हेतु कुल राशि 324 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं अनुमोदन 12वीं 14वीं एवं 16वीं PAV में प्राप्त हुआ। अनुमोदित राशि में से प्राप्त राशि 215.50 करोड़ रुपए को हस्तांतरित की जा चुकी है, जिसमें से 176.65 करोड़ रुपए की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र हो चुका है। संस्थानों में कार्य प्रगति पर है। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट चरण में कितने प्राप्त हुए थे रूसा से, 215 करोड़ रुपए। दूसरे चरण में कितने प्राप्त हुए, 324 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब बात करते हैं विश्व बैंक के माध्यम से प्रगति। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक्चुअली में अपने हायर एजुकेशन को पैसा मिलता है, और हायर एजुकेशन के द्वारा कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को फंड प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखते हैं विश्व बैंक के द्वारा क्या काम कराया जाता है। विश्व बैंक द्वारा पोषित मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना MPHEQIP के अंतर्गत 247 महाविद्यालयों में, ये इंपॉर्टेंट है, कितने महाविद्यालय हैं विश्व बैंक के अंतर्गत, 247 महाविद्यालयों में अधोसंरचना, एकेडमिक सुधार, प्रयोगशाला उपकरण, पठन पाठन सुविधाएं, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थी उत्थान इत्यादि से संबंधित गतिविधियां एवं क्रियान्वयन का किया जा रहा है। मतलब वही है कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। इसमें बच्चों पे ही पैसे खर्च किए जाते हैं, शिक्षक पे ही किए जाते हैं, इक्विपमेंट से किए जाते हैं, है ना, तो ये सब पैसे खर्च किए जाते हैं। परियोजना की कुल लागत देखा जाए 385.40 मिलियन USA मिलियन है, लगभग 2700 करोड़ रुपए, जिसमें से 70% विश्व बैंक के द्वारा एवं 30% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मतलब ये है कि जब वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 70% वर्ल्ड बैंक के द्वारा और 30% राज्य सरकार के द्वारा मिलाकर इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं परियोजना अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नलिखित 3 घटकों के आधार पर की जा रही है। सबसे पहला क्या है, महाविद्यालयों को अनुदान संस्थागत विकास योजना के तहत महाविद्यालय स्तर पर भवन निर्माण, शिक्षण प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, अकादमिक सुधार, विद्यार्थी सहायता, सामाजिक जागरूकता आदि से संबंधित कार्य एवं विश्वविद्यालयों स्तर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। मतलब कहना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है उसमें भवन निर्माण का काम किया जा रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य काम किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। मतलब इसका तो डिफरेंट कार्य किए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं राज्य स्तरीय गतिविधियाँ, वंचित छात्रों हेतु वित्तीय सहायता, प्राध्यापकों की गुणवत्ता उन्नयन, नेक से संबंधित गतिविधियां, IT पोर्टल का निर्माण, ये सभी किसके द्वारा किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के पैसों से। तकनीकी सहायता, परियोजना क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता, महाविद्यालय स्तर पर वित्तीय सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन, महाविद्यालय शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने से संबंधित कार्य। मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलता है उसे आप लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर है, आप लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। साथ में कहना चाहिए आपके जो प्रैक्टिकल्स के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स ले सकते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के आप सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस कर सकते हैं, फिर जावा का लाइसेंस वर्जन ले सकते हैं। मतलब ऐसा डिफरेंट सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं परियोजना अंतर्गत 50 भवन विहीन महाविद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण कराया जा रहा है। अभी बहुत सारे क्या है न्यू कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन वहाँ पे कॉलेज तो खुल गए हैं परंतु क्या है भवन नहीं है। तो उन नए भवनों के निर्माण हेतु जो फंड मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक से, जिसकी अनुमानित लागत 329.80 करोड़ रुपए है, जिसमें से 16 महाविद्यालयों का कार्य जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक की अवधि में पूर्ण किया जा सका है। मतलब 16 महाविद्यालय हैं जिनका कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब बात करते हैं परियोजना अंतर्गत 197 महाविद्यालयों में विस्तारीकरण, उन्नयन एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 57 महाविद्यालयों की राशि
217.85 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है एवं 197 में से 20 महाविद्यालयों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछना है, बस इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना पैसा दिया जाता है, कितना उसका वेटेज है, कितना राज्य सरकार का वेटेज है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब देखा जाए डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर के माध्यम से आज दिनांक तक प्राप्त राशि 231.28 मिलियन यूएसडी डॉलर इतने प्राप्त हो चुके हैं। डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर के माध्यम से जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक अनुमानित राशि 373.58 करोड़ रुपए। परियोजना में कुल व्यय देखा जाए तो 716.32 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं 1639.60 करोड़ रुपए में। अब देखा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक वर्ष में विभाग की कई समीक्षा बैठकों के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नई दिशा एवं गतिशीलता मिली है। इन बैठकों में मुख्य रूप से कोविड-19 संक्रमण काल में मध्य विद्यार्थियों के प्रवेश, अध्यापन व्यवस्था एवं हेतु OMU प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने, दूरस्थ शिक्षा केंद्र के माध्यम से परिणाम मूलक पाठ्यक्रमों का संचालन एवं पूर्व विद्यार्थियों को महाविद्यालय की प्रगति से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। मतलब क्या है कि मंत्री जी के द्वारा समय समय पर क्या है समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें क्या होता है कि पूर्व विद्यार्थी जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं उनको कॉलेज में कहना चाहिए उन्नयन कार्य के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, उनसे सहयोग राशि मांगी जाती है, वो सहयोग राशि प्रोवाइड कराते हैं अपने महाविद्यालय जहाँ से वो पास आउट हुए हैं। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की जो बैठकें होती है वो समय समय पर आयोजित की जाती हैं। फिर बात करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है देखा जाए समीक्षा बैठक में। एनर्जी ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट इम्पोर्टेंट है कि विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर 30 शासकीय महाविद्यालयों को एनर्जी ऑडिट कराया गया है। महाविद्यालय में उपलब्ध पारंपरिक विद्युत उपकरण अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, अतः उक्त सभी उपकरणों को अधिक आधुनिक विद्युत मानकों द्वारा प्रमाणित उपकरणों से बदलने का सुझाव दिया गया है। परंपरागत विद्युत उपकरणों की जगह नवीन तकनीक के आधार पर निर्मित उपकरणों का उपयोग करने से विद्युत की खपत एक कम एवं वार्षिक व्यय में बचत होगी। मतलब एनर्जी ऑडिट में क्या है कि सोलर पैनल को बढ़ावा दिया गया है कि कॉलेजों में बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे सोलर प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है। साथ में ऐसे डिवाइस लगाए गए हैं जिनसे क्या हो सके कि बिजली की बचत हो सके। साथ में क्या है कि ऊर्जा मित्र की स्थापना की गई है, कॉलेज में ऊर्जा मित्र बनाया गया है, जिसमें क्या है कि मान लो कोई कॉलेज में क्लासेस में बच्चे नहीं हैं और फैन ऑन है या ट्यूबलाइट्स ऑन है तो उनको बंद किया जा सके। इस प्रकार से एनर्जी को सेव करने की टेक्निक अपनाई गई है। अभी अन्य उपलब्धियां हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है देखा जाए। आप इसकी PDF फाइल दे दूंगा, आप PDF फाइल से आप पढ़ सकते हैं देखा जाए तो, है ना। कुल बजट देख लिया जाए, कुल बजट कितना है ना, ये कुछ बजट है। इस बजट के बारे में अब ये क्या है कि अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है, तो अपन पूरे बजट अपने याद नहीं कर सकते सभी कॉलेजों को कितना क्या मिला है ना। इससे इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा खास नहीं है देखा जाए, इसलिए पढ़ने लायक तो कुछ नहीं है इसमें। जो इम्पोर्टेंट था बता चुका हूँ। कुछ योजनाएं हैं जैसे मुख्यमंत्री मेधावी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, ये अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, है ना। अब बात करते हैं रूसा, एक बार फिर से आ गया रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान देखा जाए 2013 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना। इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं कि रूसा परियोजना के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है, जिसमें शासकीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीय अनुदान 60% एवं राज्य अनुदान 40% का प्रावधान है। मतलब क्या है, रूसा के तहत क्या है कि सामान्य तरह के जो स्टेट है कहना चाहिए उनके लिए 60% का जो ग्रांट है वो केंद्र सरकार के द्वारा और 40% देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब जैसे रूसा का अपन फर्स्ट प्लान सेकेंड प्लान पर पढ़ चुके हैं तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं
अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण देश में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को जानने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन सत्र 2010-11 से प्रारंभ किया गया है। मतलब कहना चाहिए AISHE 2010-11 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, AISHE के द्वारा क्या काम किया जाता है कि एक पोर्टल है, कहना चाहिए एक पोर्टल के बेसिस ऑनलाइन जानकारी जो है दर्ज कराना होता है, जिसमें क्या है शिक्षकों की संख्या, विद्यार्थियों का पंजीयन, परीक्षा परिणाम, शिक्षण संस्थानों से उपलब्ध अधोसंरचना, सकल पंजीयन अनुपात, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात आदि जानकारी देनी होती है। AISHE, ठीक है, ये 2010-11 से प्रारंभ किया गया है। अब विश्व बैंक का परियोजना का अपन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं ऊपर, तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं संबद्धता शाखा। प्रदेश में सत्र 2021-22 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के पाठ्यक्रमों में BEd, MEd, BPEd, MPEd एवं एकीकृत 3 वर्षीय BEd, MEd, BA, BEd, BSc BEd, BLEd तथा BEd। मतलब क्या जी NCTE क्या है, उसके द्वारा क्या है ये सब जो मतलब टीचिंग वाले जो कोर्सेस हैं वो सब प्रोवाइड मतलब कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे BEd है, MEd है ना। तो इसके विद्यार्थियों की कितनी संख्या हो ये सब अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो। इसमें अब कुछ ऐसा खास नहीं है, अब देखा जाए जितना था मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है कि डिजी लॉकर के अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों को ऑन बोर्ड कर दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालयों अंतर्गत समस्त छात्र छात्राओं के पिछले 3 वर्षों के दस्तावेज को डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया गया है। मतलब क्या है, एक डिजी लॉकर बनाया गया है जिसमें जो स्टूडेंट की जो मार्कशीट है पूरा रिकॉर्ड है वो किस में है, डिजी लॉकर में है। स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन योजना वेबसाइट है। कैरियर मार्गदर्शन है जो कहना चाहिए प्रदेश के समस्त कॉलेजों में टाइम में क्या है कैरियर रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को रोजगार प्रदान किया जाता है। साथ में क्या है कि स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के अंतर्गत फाइनल ईयर के बच्चों को क्या है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उस ट्रेनिंग के प्रोवाइड के बाद उन बच्चों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट से बच्चे क्या कर सकते हैं, इजली खुद के व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट बैंक से। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, यह भोपाल में है, 1969 में है। अब हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा काम क्या किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश NEP लागू होने के बाद जितने भी बुक्स हैं वो सब किसके द्वारा लिखे जा रहे हैं, वो हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा लिखे जा रहे हैं। और वह जो बुक्स हैं कहना चाहिए वो हिंदी में लिखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे फिजिक्स की बुक है वो भी आपको हिंदी में मिलेगी, मैथमेटिक्स की बुक है वो भी हिंदी में मिलेगी। तो मतलब हिंदी को कहीं ना कहीं क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। सो गाइस देखा जाए शासकीय महाविद्यालय कितने हैं, 526 है टोटल। अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय 73 है। अनुदान अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय 759 है, 759 है। अग्रणी शासकीय महाविद्यालय 52 है। अग्रणी शासकीय महाविद्यालय क्या होता है एक्चुअली, लीड कॉलेज। मतलब हर जिले में क्या होता है, एक लीड कॉलेज होता है। मतलब एक जिले के अंदर अगर 10 कॉलेज हैं तो 10 कॉलेज के द्वारा अपनी जो रिपोर्टिंग है वो किसको की जाती है, लीड कॉलेज को की जाती है। ठीक है, तो 52 जिले हैं तो 52 जिले में क्या है, 52 लीड कॉलेज है। और उन लीड कॉलेज के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज होते हैं। और लीड कॉलेज के द्वारा जो रिपोर्टिंग की जाती है वो किसको की जाती है, देखा जाए तो AD को की जाती है। AD मतलब क्या है, एडिशनल डायरेक्टर, एक संभाग में होता है जिसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो लीड कॉलेज का जो भी रिपोर्टिंग की जाती है वो किसको की जाती है, AD को की जाती है। सो ये है संभागवार महाविद्यालयों की संख्या, किस संभाग में कितने महाविद्यालय हैं, शासकीय अशासकीय, सब डेटा याद करने की जरूरत नहीं है देखा जाए तो। अब नेक द्वारा मूल्यांकित विश्वविद्यालय शासकीय महाविद्यालयों की सूची है। इसमें आप देख सकते हैं कि किसको क्या क्या रैंक मिला है। जैसे देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, इसे A+ रैंक मिला है। बाकी इसमें दिया नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को क्या रैंक है ना। फिर शासकीय महाविद्यालयों की सूची है जिसको AA ग्रेड मिले हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। देखा जाए 7 महाविद्यालय हैं जिसको A ग्रेड मिले हुए हैं, तो ये सब अब ग्रेड याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो 7 अपने
कहना चाहिए जो क्षेत्रीय कार्यालय बताया, संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय अतिरिक्त संचालकों के, है ना। तो 7 कार्यालय हैं, 7 कार्यालयों की इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, उनके नाम नंबर सब कुछ दिए हुए हैं, है ना। ये कॉलेज हैं, उनके संपर्क सूत्र हैं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है यहीं पे समाप्त होता है। आप प्लीज़ इस वीडियो को 1-2 बार वॉच कीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। साथ में आप हमारे एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल करें, जिसमें आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा, फ्री में मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अपनी रैंक जान सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।